शायद से यहां तक आकर हम कल रुके थे, सही है कि फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मोशन, ऐसा एरिस्टोटल को लग रहा था, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस वैसा ही रहता है, कहीं पे भी आपको ऑब्जेक्ट की मोशन करनी है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एरिस्टोटल को ऐसा लगा कि फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मोशन। तो हमने कहा ठीक है बाबा, लगा है तो ठीक है। फिर आगे जाकर हम अभी कह रहे हैं कि भैया अगर इस प्रकार से फोर्स लगता है तो ये जो कंडीशंस दिख रही है, एक एरो की मोशन हो रही है और बुलेट की मोशन हो रही है, तो इनके मोशन के लिए कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है, कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है? कौन बताएगा? ग्रेविट। कौन सा? ग्रेविट। मतलब क्या, किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे? आपण त्याला किती मागे ओढतो एरोला। ओके, तो वो तो मोशन शुरू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा ना। देखो, फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मोशन, मोशन स्टार्ट की तो आपने यहाँ पर इसे स्ट्रेच किया स्ट्रिंग को, ठीक है, यहाँ पर गन को शायद से लोड किया होगा, ठीक है, परफेक्टली फाइन। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में कौन सा फोर्स लग रहा है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मोशन, तो यहाँ पर मोशन हो रही है, क्या इसके बारे में आपके मन में डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पर तो मोशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मोशन हो रही है तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहेगा? सर ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मोशन हो रही है, ऐसा लगता है आपको? कौन सा फोर्स? मुझे फिर से एक बार बताओ। एक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स, हाँ, बुलेट की मोशन। ओके, एक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्या ऑप्शन आया? और कोई फोर्स है क्या? और कोई है क्या जो इनकी मोशन कर रहा है? कौन कर रहा है इनकी मोशन? काइनेटिक एनर्जी। अपन तो फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। मूविंग ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, बिल्कुल सही है। देखो, हमने कल कहा था कि देखो हमारा एग्जाम्पल है, इस ऑब्जेक्ट को अगर ये छोटा बच्चा खींच रहा है तो इस छोटे बच्चे को कंटिन्यूअसली खींचना पड़ता है। जिस मोमेंट पर इसने खींचना बंद कर दिया, इसकी मोशन रुक जाएगी। सिमिलर अबाउट साइकिल, कि जिस मोमेंट पर हमने साइकिल की पैडल मारने बंद कर दिए, उस मोमेंट पर ये साइकिल का चलना रुक जाता है। सही है? हाँ सर, सही है। अगर ऐसा है तो पैडल मार रहे हैं तो साइकिल चलेगी या साइकिल रुक जाएगी, खींच रहे हैं तब तक बॉडी आगे आएगी, नहीं तो बॉडी रुक जाएगी। इसका मतलब फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ऑब्जेक्ट इन मोशन। इफ वी स्टॉप अप्लाइंग फोर्स, ऑब्जेक्ट की मोशन रुक जाएंगी। सो नाउ दिस एरो एंड दिस बुलेट इज मूविंग, so definitely there is some agency, some force which is responsible for motion of this object, this arrow या this bullet। ये कौन सा फोर्स है, ऐसा हमारा सवाल है। उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल रहेगी, आई डोंट नो, दोनों भी रह सकती है, ठीक है। फोर्स कौन सा है?
क्या एयर यहाँ पर फोर्स लगा रही है क्या? तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही बहुत लोगों ने सोचा, और फिर गैलीलियो ने इसके आगे जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, गैलीलियो ने क्या किया? गैलीलियो ने कहा कि चलो यार मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक इस प्रकार से इंक्लाइन प्लेन लिया। ठीक है, यहां से उसने बॉल को छोड़ा, तो उसे क्या रियलाइज हुआ? उसे रियलाइज हुआ कि इस बॉल का एक्सीलरेशन होता है। फिर और एक्सपेरिमेंट किया उसने। जब बॉल ऊपर जाता है तो ये डिसिलरेट होता है, इसका रिटार्डेशन होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसी सीरीज में अगर इस प्लेन पर एक आधे बॉल को छोड़ा तो क्या होगा? नीचे आने वाले बॉल की स्पीड बढ़ती है, ऊपर जाने वाले बॉल की स्पीड कम होती है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जाने वाले बॉल के स्पीड के साथ क्या होना चाहिए? ये तो इसकी इंटरमीडिएट सिचुएशन होगी। इसकी इंटरमीडिएट सिचुएशन क्या हो सकती है? वेलोसिटी का बढ़ना और वेलोसिटी का कम होना। इसकी इंटरमीडिएट क्या होना होगा? सॉरी, वेलोसिटी बढ़ रही है, कंडीशन 1। वेलोसिटी कम हो रही है, कंडीशन 2। अब ये तीसरी इंटरमीडिएट कंडीशन है। ये स्लोप भी नहीं है, मतलब बॉल नीचे भी नहीं आ रहा है इंक्लाइन प्लेन से, ना ही इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर जा रहा है, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो यहाँ पर इसकी इंटरमीडिएट कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा उसने आर्ग्यू किया। फिर उसने कहा चलो और एक एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं। क्या किया उसने? उसने एक स्मूथ प्लेन तो नहीं कहेंगे मैं, स्मूथ डबल इंक्लाइन प्लेन लिया। ठीक है, और अब उसने यहां से बॉल को छोड़ा। उसे रियलाइज हुआ कि बॉल को जिस हाइट से छोड़ा था ना, डबल इंक्लाइन मतलब ये इस प्रकार की कंडीशन। ठीक है, अपने कढ़ाई जैसा। जिस हाइट से बॉल को छोड़ा था ये बॉल वापस उसी हाइट पर जाकर रुका। क्या लिया उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए? स्मूथ डबल इंक्लाइन। फिर उसने कहा ओके ऐसा हो रहा है क्या, एक काम करते हैं इसकी लेंथ बढ़ाते हैं। उसने वैसा ही अब लंबा लिया, है कैसा? स्मूथ डबल इंक्लाइन। तो उसे रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज होगा उसे? कि यहां पर भी बॉल को जिस हाइट से छोड़ा था ये बॉल उसी हाइट पर उसी लेवल पर जाकर रुका। फिर इसके मन में आया अगर मैंने ऐसा इनफाइनाइट लंबा लिया तो क्या होगा? मतलब एक साइड से शुरू हुआ और अब ये स्मूथ ही है, तो क्या होगा?
कौन बता सकता है क्या होगा? आफ्टर सम टाइम बॉल रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? क्यों रुकेगा बॉल? फ्रिक्शनल फोर्स में। इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण रुकना चाहिए, पर उसने उसको ओवरकम करने के लिए एक सिस्टम लाई। कौन सी सिस्टम लाई? उसने उसे परफेक्टली स्मूथ कर दिया। बताइए क्या होगा? तर त्याची स्पीड कमी होऊन जाणार. का बरं कमी होईल? ओके, ठीक है। सो देखो, ये जो सब एयर का रेजिस्टेंस, सरफेस का रेजिस्टेंस, ये सबको हम इग्नोर कर रहे हैं बाय सेइंग इट स्मूथ। ठीक है, बॉल भी स्मूथ है। सो उसे एक ही रियलाइज हुआ कि देखो, दोनों चीजों को मैं अगर देख रहा हूं तो नीचे आने वाला बॉल एक्सीलरेट करता है, ऊपर जाने वाला बॉल रिटार्ड करता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के बॉल की कंडीशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन के बीच की। वेलोसिटी बढ़ना और वेलोसिटी कम होना, इसके बीच की कंडीशन होनी चाहिए। डबल इंक्लाइन स्मूथ प्लेन जब लिया था तब ध्यान में आया, जिस लेवल से बॉल को छोड़ा, बॉल उसी लेवल पर जाता है फिर रुकता है। फिर उसकी लेंथ कम हो, लेंथ बड़ी हो, तो भी वैसा ही होगा। सो अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग है, तो जब तक फिर से ये बॉल वो हाइट पर नहीं आता है, ये बॉल आगे जाते ही रहेगा। क्या बॉल के मोशन के लिए फोर्स जरूरी है क्या? अभी तो बॉल के मोशन वैसे ही हो रही है। फिर उसे लगा कि यार यहाँ पर भी इंटरमीडिएट कंडीशन होनी चाहिए, वेलोसिटी का बढ़ना एक्सीलरेशन, वेलोसिटी का कम होना रिटार्डेशन, इसके बीच की केस है वेलोसिटी का कांस्टेंट रहना। सो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो वेलोसिटी ने कांस्टेंट रहना चाहिए। अब फिर उसने सोचा कि यार अगर ऐसा है तो एरिस्टोटल जो कह रहा था कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ऑब्जेक्ट इन मोशन, इसमें गड़बड़ है। क्योंकि यहाँ पर मैं कोई फोर्स ऐसा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि जो इनकी मोशन कर रहा है। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, सो इसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे के डायरेक्शन में होनी चाहिए। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इसे आगे जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक्शन फोर्स, क्लास में मॉनिटर नाम का कोई एक थर्ड एंटिटी नहीं होता है। आपके क्लास के 50 स्टूडेंट है तो क्लास में 49 स्टूडेंट प्लस 1 रहेगा, ये 1 मॉनिटर रहता है। एक्शन नाम का कोई अलग फोर्स नहीं है। आपके जो ग्रेविटेशनल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स या टेंशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनको ही आप एक्शन और रिएक्शन इस नाम से जानते हो। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट को खींच रहा है तो इसका खींचना, खींचते वक्त इसने जो फोर्स लगाया है उसे आप एक्शन कहोगे। तो ये स्ट्रिंग भी इसके हाथ को इस ऑब्जेक्ट की तरफ खींचता है, उसे अपन रिएक्शन कहेंगे। फोर्सेस कौन से है? टेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, इसने पैडल मारे और साइकिल आगे जा रही है तो यहाँ पर दो फोर्सेस आ जाएंगे। फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय व्हील ऑन द रोड, जिसे आप एक्शन कहोगे। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय रोड ऑन द व्हील विल बी रिएक्शन फोर्स। ठीक है, सो ये एक्शन और रिएक्शन कोई अलग कैटेगरी का फोर्स नहीं है, गड़बड़ मत करो।
सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल कोई नए फोर्स नहीं रहते हैं। एक कोई फोर्स होता है जो सर्कुलर मोशन में कंट्रीब्यूट करता है, दैट मे बी फ्रिक्शन, दैट मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, उसमें से उसको आप नाम देते हो सेंट्रीपिटल। ठीक है, जैसे क्लास में एक मॉनिटर रहेगा, क्लास में एक कोई ग्रुप लीडर रहेगा और कोई रहेगा, तो वो नया स्टूडेंट नहीं रहता है क्लास का, वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को ही दी हुई ड्यूटी है, और फिर आप उसे मॉनिटर, क्या प्रेयर पढ़ने वाला या जो कुछ भी होगा उस नाम से जानते हो। क्रिकेट टीम का कैप्टन, फुटबॉल टीम का कैप्टन, उस प्रकार से जानते हो। कैप्टन नाम की कोई अलग एंटिटी नहीं होती है टीम में 11+1, प्लेयर 11 ही रहेंगे, उसमें से किसी को विकेट कीपर का डेजिग्नेशन रहेगा, किसी को कैप्टन का डेजिग्नेशन रहेगा। ठीक है, ये अलग प्लेयर नहीं आता है। सो अपने फोर्सेस वही है, उसको आप कभी एक्शन कहते हो, कभी रिएक्शन कहते हो। सो फिर गैलीलियो को लगा कि यार एरिस्टोटल ने गड़बड़ की है, और उसे रियलाइज हुआ, जब इसने ये स्मूथ के बारे में भी बात की, तो उसे रियलाइज हुआ कि देखो ये जो फ्रिक्शन है ना, एक्चुअली फ्रिक्शन के कारण ऑब्जेक्ट रुकते थे, और ये फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए इस बच्चे को इसको पुल करना पड़ता था। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए इसे कंटिन्यूअसली पैडल मारने हैं। सो इट्स नॉट फॉर मोशन बट इट्स टू ओवरकम एक्सटर्नल फोर्स। आप फोर्स लगाते हो, और अगर नेट फोर्स 0 हो गया या आपने अप्लाई किया हुआ फोर्स ज्यादा हो गया, तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन होती है। तो somehow if you can or you are able to remove external force, तो शायद से मोशन के लिए फोर्स की तो जरूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट की जो कंडीशन है वही कंटिन्यू रहेगी। ये तो एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसके कारण आपकी साइकिल रुकती थी। ये तो एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसको ओवरकम करने के लिए आपको पुल करना पड़ता है। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स चला गया तो ऑब्जेक्ट की तो टेंडेंसी वो जो कर रहा है वही करने की रहेगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया। क्या है इनर्शिया? तो इनर्शिया है देखो ये यूनिफॉर्म मोशन क्यों आया, तो देखो ठीक है, क्या कहा? ऑब्जेक्ट रेजिस्ट टू चेंज इज स्टेट ऑफ मोशन, दैट स्टेट में बी ऑफ रेस्ट, दैट स्टेट में बी यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो एक्चुअली हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर इक्विवेलेंट। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? स्टेट ऑफ रेस्ट अलग है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलग है। ओके, बताइए मुझे व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? कौन बताएगा? बताओ व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। Acceleration is equals to 0. क्या? Acceleration is equals to 0. एक्सीलरेशन इक्वल टू 0 मतलब क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट।
with Velocity constant velocity. constant. Velocity constant. What is state of rest? V is equals to 0. क्या जीरो कांस्टेंट नहीं है क्या? क्या जीरो कांस्टेंट है या नहीं है? यस। जो चेंज नहीं होता है वो कांस्टेंट है, जीरो इज कांस्टेंट। तो ये दोनों तो एक ही है यार। ये गैलीलियो ने बताया। गैलीलियो को ये एक्सपेरिमेंट के बाद ध्यान में आया और फिर उसने कहा कि नहीं, एरिस्टोटल जो कह रहा था ना, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ऑब्जेक्ट इन मोशन, ऐसा कहना सही नहीं है। हाँ, एरिस्टोटल को ऐसा लगा, इसके पीछे का रीजन है बिकॉज इन नेचर ऑन अवर अर्थ opposing forces are always there. Friction is one of them. फ्लूइड का फ्रिक्शन ये उसी कैटेगरी का है जिसको आप विस्कस फोर्स या ड्रैग कहते हो। सो हमारे अर्थ पर ये अपोजिंग फोर्स कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहता है। इसलिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन देनी है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। आपने फोर्स नहीं लगाया तो उसकी मोशन रुक जाएगी। एंड दैट्स व्हाई हमें ऐसा लगता है कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ऑब्जेक्ट इन मोशन। बट ये फोर्स ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो फोर्सेस प्रेजेंट है, फ्रिक्शनल फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस, इनको ओवरकम करने के लिए आप फोर्स लगाते हो। ठीक है, ये गैलीलियो को कैसे ध्यान में आया? इसकी ये दो एक्सपेरिमेंट के सीरीज से। ठीक है, और इसलिए फिर आगे आया इनर्शिया। ठीक है, सो इनर्शिया कहता है कि ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी रहेगी उसकी स्टेट मेंटेन करने की। इन अदर वर्ड इट विल रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट। और फिर हम कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ये एक्चुअली सिमिलर है। आप कह सकते हो यूनिफॉर्म मोशन की स्पेशल केस है स्टेट ऑफ रेस्ट। ऐसी स्पेशल केस जहां पर वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड उस कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता है 0। बाकी यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है जिसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड, 50,000 मीटर पर सेकंड, कुछ भी रह सकती है। जब व्हेन आई एम सेइंग स्टेट ऑफ रेस्ट तो ये यूनिफॉर्म मोशन की स्पेशल केस है जब वेलोसिटी की वैल्यू मुझे पता है इट इज 0। क्या आप एग्री हो? एग्री करना ही पड़ेगा सर, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो इसलिए फिर हम कहते हैं it is incorrect to assume that a net force is needed to keep a body in uniform motion। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में रहना तो बॉडी की टेंडेंसी है। फिर क्या सही है? तो सही क्या है? टू मेंटेन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन we need to apply an external force to overcome other external forces like frictional force, viscous force, etc. so that
the net external force becomes 0. देखो मेरे ध्यान में आया क्या क्या लिखा हमने कहा it is incorrect to assume that a net force is needed to keep a body in uniform motion. बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं है. अगर ऐसा आप कंसिडर कर रहे हो तो इट इज इनकरेक्ट. सर फिर भी हमें यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स लगाना पड़ता है. ठीक है, तो क्यों लगाना पड़ता है? तो हमने फिर कहा कि टू मेंटेन अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन वी नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू ओवरकम अदर एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, सो दैट जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर लग रहा है और आपने जो लगाया है ये दोनों का नेट इफेक्ट 0 हो जाए. इसे ही कहा गया है इनर्शिया. अब सिर्फ एक आखिरी पॉइंट बाकी है इनर्शिया का. क्या एक ट्रक को रेस से मूव करने के लिए और एक साइकिल को रेस से मूव करने के लिए सेम फोर्स लगेगा क्या? नहीं सर. नो सर. जिसका मास ज्यादा उसके लिए फोर्स ज्यादा लगता है. वैसे ही एक रोड रोलर को रोकना और एक क्रिकेट के बॉल को रोकना, क्या इसमें सेम फोर्स लगेगा क्या? नो सर. अगर सेम नहीं लगेगा तो अलग अलग फोर्स क्यों लग रहे हैं? दोनों की भी तो आपको रेस से मोशन ही करनी थी. बिकॉज दोनों का मास अलग अलग है और हम कहते हैं मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया. जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा. एंड दैट्स व्हाई एखादे ट्रक को मूव करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगेगा, एखादे साइकिल को मूव करने के लिए आपको कम फोर्स लगेगा. एखादे 2 मीटर पर सेकंड से आने वाले मॉस्किटो को रोकने के लिए आपको कुछ भी मतलब को बहुत ही कम फोर्स लगेगा, बट 2 मीटर पर सेकंड से आने वाले रोड रोलर को आप नहीं रोक पाओगे बिकॉज दोनों के मास में डिफरेंस है. ठीक है, अगर इतना ध्यान में आ गया. हाँ अनिरुद्ध विचार. सर एकदा मागची स्लाइड दाखवा. ओके एक सेकंड. देखो ये जो सबका सार है वो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में दिया. व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा, बताइए आप लोग, आपको पता है? एवरी ऑब्जेक्ट continues to be in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to act otherwise. क्या कहा? Every object continues to be in its state of rest or of uniform motion in straight line. ये तो इनर्शिया ही है. कब तक? न्यूटन आगे गया, unless compelled by some external force. बाहर के किसी फोर्स ने उसे जबरदस्ती की, कंपलसरी किया, कंपेल किया. एक्ट अदरवाइज मतलब उसकी स्टेट चेंज करने के लिए अगर बाहर के किसी फोर्स ने उसे कंपलसरी नहीं किया तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन मेंटेन करेगा. ठीक है,
सो इनर्शिया और एक्सटर्नल फोर्स को न्यूटन ने अपने पहले लॉ में जोड़ दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है if the net external force is zero, फोर्स जीरो मतलब क्या? Acceleration of the body is zero. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो मतलब एक्सीलरेशन जीरो। अब देखो हम वहीं पर आ गए, एक्सीलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी can be non-zero only if there is net external force acting on the body. So समझ लेना, बॉडी की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, अब वेलोसिटी चेंज होना मतलब आइदर मैग्नीट्यूड चेंज होना, स्पीड चेंज होना, या डायरेक्शन चेंज होना, या दोनों भी चेंज होना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो 110% वहां पर फोर्स इन्वॉल्व है। इसलिए हमने लास्ट चैप्टर में सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात की थी। इवन दो द मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही थी। डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या ठीक है क्या? हाँ या ना? यस सर। ओके, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसे कहा गया है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब देखो, अब हम इसे एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते? हम इसे एक्सपीरियंस इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा है। बिल्कुल सही है सर। अगर दो सरफेस कांटेक्ट में है तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। हाँ सर। अगर फ्लूइड है, एटमॉस्फेयर है तो एयर है, कहीं पर अगर वाटर बॉडीज है तो वहां पर पानी है, सो देयर इज फ्लूइड प्रेजेंट। फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो, सो फ्लूइड प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वहां पर विस्कस फोर्स रहेगा। सो हमारे अर्थ पर इस प्रकार के फोर्सेस हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल, सरफेस का कांटेक्ट है तो विस्कस फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स, एंड इनको ओवरकम करने के लिए हमको हमेशा फोर्स लगाना पड़ता है। सो हम ये जो इनर्शिया है, कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी मोशन कंटिन्यू करेगा, उसे हमेशा ऑब्जर्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये अपोज करने वाले फोर्सेस हमारे सराउंडिंग में हमेशा प्रेजेंट है। क्या ठीक है? इसके कारण हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस को ओवरकम करके उसे यूनिफॉर्म मोशन अगर देनी है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट these अपोजिंग फोर्सेस एंड फोर्स अप्लाइड बाय अस विल बी जीरो। और ये जीरो हो गए तो फिर हम कहेंगे कि नेट फोर्स जीरो हो गया, अब यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। अब अगर हमने पहला लॉ देख लिया, दूसरा लॉ देख लिया, सॉरी इनर्शिया देख लिया और पहला लॉ देख लिया, तो हम और एक चीज करेक्ट कर लेते हैं। बाय द वे, कुछ जगह पर आप ऐसा भी पढ़ोगे हाँ कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
ठीक है, ये एक ही चीज है। रेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट की रेस्ट में रहने की टेंडेंसी रहेगी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, सो हमने यूनिफॉर्म मोशन कहा तो हम वेलोसिटी कह रहे हैं। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी आ गई और मोशन भी आ गया। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करनी है तो भी फोर्स लगेगा, हमने उसे अभी सर्कुलर मोशन के एग्जांपल में डिस्कस किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो डेफिनेटली फोर्स तो लगता ही है, ये भी हमने देखा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टॉप करना है, मोशन को चेंज करना है, इट में भी एक्सीलरेट करना, इट में भी रिटार्ड करना, तो भी फोर्स लगता है। तो कुछ जगह पर आप इसे इनर्शिया को 3 अलग अलग प्रकार से दिया हुआ रहेगा, इट इज वन ऑन द सेम थिंग। ठीक है, तो मैं जस्ट एक पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, एंड दूसरी चीज जो अभी हमें डिस्कस करनी है, देखो इस प्रकार से अगर कोई टेबल है और इस टेबल पर कोई ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक रेस कंडीशन पर है, किस प्रकार से, रेस पर है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इसका वेट कहाँ पर एक्ट होगा, नीचे। अगर वेट नीचे एक्ट हो रहा है एंड दिस ब्लॉक इज स्टिल एट रेस कंडीशन, मतलब क्या, आप कहोगे यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन रहेगी। This is weight W, this is normal reaction. So हम बहुत बार कहते हैं as W equal to R, forces are cancelled and therefore block is at rest. क्या ये सही है क्या? So एक्चुअली ये सही तरीका नहीं है लिखने का। ठीक है, फिर सर क्या गलती है इसमें? तो देखो अब मैं जो लिखता हूं दैट इज सही तरीका। क्या रहेगा सही तरीका? हम कहेंगे ये सही तरीका रहेगा। आया क्या डिफरेंस ध्यान में?
सर दोनों भी तो एक ही चीजें हैं, बिल्कुल दिखने के लिए दोनों एक ही चीज है, बट पूरा लिखना होने के बाद ये दोनों चीजें सिमिलर है ऐसा लगेगा। एनालिसिस कैसे शुरू होगा? क्या आपको पहले पता चला क्या W और नॉर्मल रिएक्शन या W और R ये एक ही है? क्या आपने मेजर किया यहाँ पर? फिर हम कैसे कह रहे हैं W इक्वल टू R? ना हमने मेजर किया, ना हमें उनकी वैल्यू डायरेक्टली हवा में दिख रही है। सो आपने जो कहा इट इज योर एजम्पशन, ये नहीं पता है आपको वेदर W इक्वल टू R। ना फोर्सेस का मैग्नीट्यूड पता है, कुछ भी नहीं पता है, ना ही ये फोर्सेस इस प्रकार से दिखते हैं। तो फिर सही तरीका क्या है कि देखो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ब्लॉक रेस पर है। हमारा पहला लॉ कहता है ये रेस पर है मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, बट ये ब्लॉक अर्थ पर है तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है 100%, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब W प्रेजेंट रहेगा। अब ये सरफेस के कांटेक्ट में है मतलब नॉर्मल रिएक्शन वाला भी फोर्स रहेगा, बिल्कुल सही है। अब ये रेस में है मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और नेट फोर्स 0 है, इसलिए मैं कहता हूं W इक्वल टू R। सो मेरा ऑब्जर्वेशन है ब्लॉक रेस पर होना एंड दैट्स व्हाई माय कंक्लूजन इज W इक्वल टू R। मैंने ये ऑब्जर्व ही नहीं किया तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि W इक्वल टू R? मैं तो सिर्फ इतना ऑब्जर्व कर सकता हूँ ब्लॉक रेस में है या मोशन में है। क्या ध्यान में आ रहा है क्या? दिस इज लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कि ब्लॉक को रेस पर देखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, नहीं उसके ऊपर नेट फोर्स नहीं लग रहा है। नेट फोर्स नहीं लग रहा है मतलब क्या? तो इसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का इफेक्ट 0 होना चाहिए। क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? डेफिनेटली अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो डेफिनेटली अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल करने वाला, बैलेंस करने वाला कोई ना कोई फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन ब्लॉक पर एक्ट करेगा। वो फोर्स यहाँ पर हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन, और इसलिए हम कह रहे हैं W इक्वल टू R। मनात आलं म्हणून W इक्वल टू R घेतलं असं लॉजिकली सायंटिफिक वे में अप्लीकेबल नहीं होता है।